बात करते हैं महोदय, सबसे पहले बिल के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। सबसे पहले जो ये बिल लेके आ रहे हैं, इसका ये खासियत है, शादी, मैरिज के लिए, एडॉप्शन के लिए, सभी के लिए एक रूल लागू होगा। जो ये कह रहे हैं आप लोग धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं जो इमरजेंसी एक ही रात में लेके आ जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे हर चीज़ को लागू करना चाहते हैं। आप बताइए, 42nd अमेंडमेंट हम नहीं लेके आए थे, आप ही की सरकार लाई थी साहब। आपने ही वर्ड सेक्युलर ऐड किया था और आप हमसे पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, हम बेसिकली अलग अलग 3 फेज में ये यूसीसी लेके आने चाहते हैं। फर्स्ट फेज उन जगहों पे लागू होगा जहां पे ज़रूरत है। सेकेंड, जो ये पूछ रहे थे ट्राइबल को क्यों अलग कर रहे हैं, संविधान को सिर्फ हाथ में रखने से नहीं होता, कभी पन्ने भी पलटाने होते हैं। 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर कहता है कि 7th शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से हमें थोड़ा सा उनके लिए संरक्षण करने की अनुमति देता है। हम उनको भी ज़रूर लेके आएंगे। हमने ये नहीं कहा कि शेड्यूल ट्राइब हमेशा अलग रहेगा, शेड्यूल ट्राइब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। और तीसरे फेज में हम पूरे भारत में लेके आएंगे। जब हमारी देश आज़ाद हुए थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी बने थे, उस टाइम का थोड़ा सा इनको याद दिला दूँ। उससे रिलेटेड एक मैटर है कि तब एक कमेटी थी, उसको कहा था कि यूसीसी लेके आने की भारत में बहुत ज़रूरत है। BN राव कमेटी ने ये कहा था, लेकिन हमारे कुछ मैटर्स थे वो समझ ही गए हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए क्या किया, उन्होंने तेज़ दिमाग लगाई, उन्होंने हिंदू कोड बोल लिया है, क्योंकि मालूम था हमें वोट उनका आना है, उनका नहीं आना। मैम, आप मेरे माध्यम से आप इनसे सवाल करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। हिंदू पे चाइल्ड मैरिज पे एक्ट लगा के उनको, बच्चों को चाइल्ड मैरिज इनको गलत लगता है, लेकिन मुस्लिम में 9 साल की लड़की का अगर विवाह कम उम्र में हो जाता है तब इनको कोई दुख नहीं होता। हम यूसीसी के माध्यम से सभी को क्लियर करना चाहेंगे। मैरिज का हम ये पॉइंट नहीं कह रहे हैं कि आपकी इतनी उम्र में शादी होनी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम सबके लिए एज एक लेके आना चाहते हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर किसी का डाइवर्स हो रहा है तो वो भी पहले सबको मालूम होना चाहिए कि इनका हो रहा है। हमारे बेचारे राहुल जी ने पूछा कि आप लोग जो लिव इन रिलेशनशिप है, बच्चों को उठा लेते हैं, उनके परिवार वालों को बता देते हैं। अब हम अगर परिवार को बता रहे हैं, उनके सिर्फ 4-5 लोगों को मालूम है। अगर बाई चांस परिवार को ना बताए तो निर्भया रेप केस जैसे मामले उठ सकते हैं। उसके लिए हम सचेत कर रहे हैं परिवार के और सभी सांसदों के माध्यम से कि सभी जन इसके बारे में अलर्ट रहे। हर एक मेंबर को इसकी अलर्ट रहना चाहिए। मैडम स्पीकर, मैम इनने नाम लिया राहुल जी। मैम राहुल जी तो यार कोई नहीं है। मैम ये धर्मों का नाम ले रहे हैं, हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैम थोड़ा रिसर्च करके प्लीज़ बोलिए, ऐसे रैंडम मत बोलिए प्लीज़ यार। हमारा जो प्रोसीडिंग्स के नियम है उनको थोड़ा ध्यान में रूल्स रखिए। पढ़ लीजिए प्लीज़ यार। मैम, सेकेंड हम ये कहना चाहते हैं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखेगा। जैसे अलग अलग जो चीज़ें वगैरह है उनका पूरा एक प्रॉपर ऑडिट वगैरह होना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, उनमें सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी रुपए जा रहे हैं वो किधर जा रहा है, कैसा जा रहा है। तीसरा मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी ट्रिब्यूनल एक स्टैब्लिश की जाएगी। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी है उनके लिए एक छोटा सा ट्राइब्यूनल बनाया जाए। जैसे अलग अलग केसेस है, राम मंदिर का जो केस था उसमें बहुत समय लगा और आगे भी बहुत हिस्टोरिकल केसेस वगैरह है, उन सब के टाइम के लिए ज़्यादा ना लगे, प्रोसीडिंग फटाफट हो, उसके लिए हम ये लेके आना चाहते हैं। और साथ ही में हम लोग अलग अलग जो ये हमारे पूछा गया था रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल्स का जो डेफिनेशन वगैरह है उसके रिगार्डिंग हम लोग ऐतिहासिक जो सिद्धांतवादी होगा, जो लोगों के सेहत के लिए अच्छा होगा, उसके लिए ही हम कानून लेके आएंगे। किसी को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें हमारे गृह मंत्री जी सभी को आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। ठीक है। ऑपोजिशन, ऑनरेबल मेंबर। आओ चलकर आगाज चेक करें, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करें। अरे अभिव्यक्ति आज़ादी की लड़ाइयाँ बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जिनके नाम लेने से हमारे मंत्री साहब को कुछ समय पहले शर्म आती थी, वो बोलते थे उनके नाम लेने से अच्छा है कि हम भगवान का नाम ले लें, तो मैं उनको, और अभी वो
ये बोलते हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बाबा साहब जो भारत बनाया था उस समय हमारा भारत एक था। उनके द्वारा जो भारत बनाया गया था उस समय भारत का कोई एक दुश्मन हुआ करता था, और तब भारत का नारा था अनेकता में ही एकता है। लेकिन आज इस सरकार ने जो भारत को जिस आग में झोंक दिया है, और नोवा को जहां हर अलग धर्म, समुदाय, जाति के लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस सरकार का नारा है बटोगे तो कटोगे। तो मैं इन्हें बता दूं, जो हर जालिम से टकराएगा, आपको आपका समय दिया गया था, ठीक है ना। बिल के ऊपर दोनों पक्षों का सुनना बहुत ज़रूरी है, यूं ही बिल पास नहीं किया जाता। आप कृपया अपना स्थान लें। जी मिहिर जी। जो हर जालिम से टकराएगा वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर बनाऊंगा। यूसीसी अपने आप में मैडम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि महोदय आप दूसरा मजहब छोड़िए, दूसरा कम्युनिटी छोड़िए, दूसरा कास्ट छोड़िए, हिंदू के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर ही एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है ये। अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य में, हमनी के राज्य में एक कहावत बा, अधजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज। महोदय होम मिनिस्टर जी कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखें। बोला जाता है तो हमारी तरफ से कोई सदस्य बीच में नहीं, इस तरीके से तो ये सत्र कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो महोदय इस पे गौर फरमाइएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सर्वोच्च मैरिज बैंड है, जैसे दूल्हे के साइड से 5 जनरेशन और दुल्हन के साइड से 3 जनरेशन, कॉमन एंसेस्टर नहीं हो सकते। लेकिन साउथ नोवा में ये कॉमन है, अंकल और नीज में भी शादियां होती है, छुपा के नहीं होती मैडम, ये धूम धड़ाके से होती है और लीगली होती है। क्योंकि वहीं जिस शादी में नॉर्थ नोवा के खाक पंचायत में आग लग जाती है, लोग लठ लेकर निकल जाते हैं और न जाने क्या से क्या कर देते हैं, इसको लीगली सैंक्शन दिया गया है। क्योंकि हिंदू मैरिज लॉ के सेक्शन 5 के तहत ये एक्सेप्शन मौजूद है कि रीति रिवाज के चलते अगर ये शादी होती है तो होने दो, इसे लीगल मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ यूसीसी कैसे ये लागू करेंगे? नोवा के एक राज्य में हिंदू एग्रीकल्चर लैंड इनहेरिटेंस का अलग लॉ है, दूसरे राज्य में अलग लॉ है। शिया कम्युनिटी इनहेरिटेंस लॉ अलग है, सुन्नी कम्युनिटी इनहेरिटेंस लॉ अलग है। बहुत सारे कास्ट बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड डिफरेंस मौजूद है हमारे देश में, और इसलिए इंडिया को डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 21st लॉ कमीशन के हिसाब से ये साफ की थी कि HUF हटा देना चाहिए। इससे बहुत सारा टैक्स लॉस होता है, क्योंकि यह HUF के चक्कर में टैक्स कंप्लायंस से बचने के लिए हजारों करोड़ों का नुकसान होता है एस्टेट चेकर को। लेकिन क्या इसको हटाया जा सकता है? इस पर चुप्पी साधी जाती है। जो लोग कहते हैं कि यूसीसी लागू लाया जाए, हम यूसीसी के माध्यम से महिलाओं के इंसाफ की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, शाह बानो को तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि महोदय पिछले दिनों जब पीएम साहब लाल किले से भाषण में कह रहे थे कि महिलाओं के बिना महिलाओं के हक लिए दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता, उनके उस भाषण के महज 2.5 से 3 घंटे के बाद उनके ही गृह राज्य में बिल्किस बानो के आरोपी को रिहा किया जा रहा था और फूल माला ढोल नगारे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। इस तरीके की गतिविधियों से थोड़ा बचें। जी। जैसे कि मेरे साथी नेता ने कहा कि ये तो शायद VBC है, वोट बैंक है, कंफ्यूजन, यूनिफॉर्म कंफ्यूजन कोड है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये तो पूरा कंफ्यूजन से ही भरा है मैडम। इसमें तो हिंदू धर्म में इतने कंफ्यूजन है कि पता नहीं चल रहा है ये कहाँ लागू करेंगे। मुझे लगता है लगभग आपने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। जी। जिस तरीके से ये
वैविध्य को क्षति पहुंचाने की बात करते हैं। आपको बता दूं, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और अगर उसे बराबर करने की कोशिश की जाए तो हमारे शरीर का अभिन्न अंग ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसीलिए साहब, मेरी मानिए तो हाथ ही बदलेगा हालात, और तभी होगा सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद महोदय। स्पीकर मैडम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन फॉर 10 सेकेंड्स? जी। तो इन्होंने हमारी बात करी कि ये बोल रहे हैं कि हिंदू मैरिज में इंटर जो कज़न मैरिज करते हैं, इन्होंने इसका पॉइंट उठाया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही एक कस्टमरी प्रैक्टिस क्लोजिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप कस्टम्स को, अगर आपके कोई पर्टिकुलर कस्टम्स हैं हिंदू मैरिज के अंदर ही, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आप थोड़ा जो हमारे स्टैचूज़ है उसको अच्छे से पढ़ें और देखें कि हिंदू मैरिज में हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसी है। ठीक 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 जी, गृह मंत्री जी। मान्यवर सभापति जी, आदरणीय सदस्यगण और हमारे देश के भविष्य के नायक युवा साथियों, आज मैं युवा संसद के आयोजन पर समान नागरिक संहिता पर विपक्ष के जो ये संदेह कर रहे हैं, जो अभी इन्होंने तंज कसे, उन पर जैसे इन्होंने बड़े शायराना अंदाज से लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्टार्ट किया, आज प्रशस्त जी बड़ा सेक्रेटरी बदल लिए हैं क्या? इतना अच्छा रिसर्च आपको करके दे रही है, लेकिन नजर नहीं नजारों की बात करते हैं। जमीन पे, अरे सुनिए भाई, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वह हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, सॉरी, हाथ उठाकर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनका यही हाल है अध्यक्ष जी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है, ये कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। गृह मंत्री जी, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप से बचें थोड़ा सा, और जो मुद्दा है उस पे आए आप। इनके जवाब जो ये जुमले अपनी बाहर पॉलिटिकल रैलीज के लिए रख लेते हैं। ये इन्होंने किया, उसी शायराना अंदाज में इनको हम जवाब देंगे जी कि एक समभावना बनी रहे, समानता बनी रहे, जो हमारी पार्टी नवोरा के लिए मानती है। संविधान का क्या अर्थ है, इनसे पूछिए जरा। सम और विधान दो अलग अलग शब्द हैं। सम सबके लिए, एक विधान। आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा हमारे संस्कारों में है। राम राज्य का वास्तविक अर्थ अंतिम पंक्ति तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को न्याय दिलवाना, न्याय प्रदान करना, और बिना राजा और बिना रंक में भेदभाव किए उसको न्यायिक प्रक्रिया से निकलवाना। मान्यवर, हमारा दल की स्पष्ट मान्यता है कि चारों दिशाओं में एक समान कानून लागू हो, और हम सदा से ही देश को दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के मुखर विरोधी रहे हैं। आप कहते हैं कि B.R. अंबेडकर जी ने मना किया था। उठाकर देखिए वो रिकॉर्ड, 23 नवंबर 1948 का। वो खुद कह रहे हैं कि आई एम अमेज्ड व्हाई इंडिया कैन नॉट हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। KM मुंशी एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, आप कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अरे सुनिए सुनिए, अभी आपका हमने सुना, बैठिए। मैंने ये नहीं कहा कि बाबा साहब, अरे सुनो भाई, सुनो, मैंने ये कहा, बैठो बैठो, अभी और है। बाबा साहब देखिए, आप अपनी बात कह चुके हैं महोदय, लेकिन ये गलत साबित कर, मतलब वो अगर उन्होंने गलत समझा है तो वो अपनी बात उस हिसाब से रखेंगे, आपको भी मौका दिया जाएगा। अभी आप बैठिए। महोदय ये कह रहे हैं मैं नए अंबेडकर बनाऊंगा। अरे आपने क्या पुण्य, वो आसमान में दिव्यमान ध्रुव तारे हैं, आपने क्या कोई फैक्ट्री खोली हुई है? आप जैसे लोग, नेहरू जी को उठाकर देखिए, कहां से शुरू हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन। फंडामेंटल राइट्स की बातें आप करते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स कहां पर गए? आपकी लेगेसी चलती गई। सर, राजीव गांधी, होम मिनिस्टर जी, आप व्यक्तिगत ना हो, राष्ट्रहित की बातें करें। बिल्कुल राष्ट्रहित की बातें कर रहे हैं जी। मैम। हम हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर दीदावर पैदा होता है। आप अंबेडकर जी जैसे महान पुरुष को पैदा करने की हैसियत नहीं रखते, कम से कम उनसे सीखिए। और राष्ट्रहित की बात आप लोगों के मुंह से, वाह मैम। हमारी सरकार विविधता में एकता को दर्शार्थ मानती है और इसे सेलिब्रेट करती है।
आपने कहा हमारे हाथ की चारों उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन आपके बगल वाले ने बोला आपके इस हाथ की चारों उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन ये हाथ किसका अंग है? ये हाथ किसका अंग है? भारत की अनेकता में ही एकता है। भारत अटक से लेके खटक तक, अरुणाचल से लेकर आपके राजस्थान ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हाथ में भारत उंगलियां 4 ही होती है, आप बैठिए, 5वां अंगूठा होता है, बैठ जाइए। उंगलियां 4 ही होती है, 5वां अंगूठा होता है, बैठिए आप अभी अपनी जगह। भूलिए, आपको जनता नहीं आने देगी सरकार में, वहीं बैठिए। हमको आपसे लव हो गया है, आप सामने बैठा कीजिए हमारे। आप सुनिए, भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वही इसकी संविधान का नींव है। भारत का संविधान अलग अलग विभिन्न प्रकार के देशों से लिया गया है, यही इसको दर्शाता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या क्या किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी, आयुष्मान भारत, इसको समता में लाने के लिए ही किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर आप जानना चाहें आप देखिए, आप अनेकता में एकता की बात करते थे, मैं आपको बताता हूं। हमारे माननीय स्वामी विशालानंद जी और जितने पीठासीन थे, सबने आपको एग्जाम्पल दिया, इससे ही आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। धर्म में राजनीति का क्या जरूरत? आप हमारे साथ आइए, बैठिए, विचार विमर्श कीजिए। आप अलग अलग राज्यसभा से आते हैं, अपने दायित्वों को समझिए जनाब। इस देश को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास करिए। सरकार में तो आप आएंगे जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं यहां से, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन क्या ऊपर रहना चाहिए अमित इस जी, देश का संविधान। क्या बिल पे भी थोड़ी सी विचार विमर्श हो जाए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी, रियलिटी बोल। सुनिए, जीएसटी की पे इन्होंने बात करी, जीएसटी भी यूसीसी की तरह ही है, 1 नेशन 1 पॉलिसी मैम। और यूसीसी के अंदर आप बात करते हैं, आपकी तो सरकार ने ही बहुत डर का माहौल पैदा कर रखा है। नेहरू जी भी डर के नहीं लाए थे, उन्होंने बोला कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से विरोध नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूसीसी नहीं लाना चाह रहे। इसका रेफरेंस मैं देता हूं, हंगरी के किसी एंकर को उन्होंने बोला, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब टर्की में आ सकता है, जगह जगह आ सकता है, तो वो कह रहे हैं टर्की तो बड़ा छोटा देश है, वहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। यही डर के कारण आप लोगों ने यूसीसी तब से लागू नहीं किया। इसकी आप लोगों ने, और यूसीसी का लीडिंग एग्जांपल गोवा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्रिश्चियन, क्या वहां पे लड़ाई हुई? क्या वहां दंगे भड़के? क्या वहां से कुछ विरोधाभास आया? नहीं आया। यूसीसी को लागू होना है, होगा, होके रहेगा। आपकी सरकार जो कर सकती है वो विपक्ष में बैठकर भी समर्थन करेगी, तो आप ही का फायदा है, इस देश का फायदा है। और आप बात करते हैं महिलाओं की, राजीव गांधी ने कौन सा अमेंडमेंट किया था जो महिलाओं का ओवरटर्न किया गया? पार्लियामेंट्री रूल्स के हिसाब से आप किसी धर्म, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, ठीक है? पर्सपेक्टिव मैम, हाँ, नहीं, अवॉइड कीजिए इन सभी नामों को। जी मैम। अंत में सदन के समक्ष वर्तमान विश्व प्रदेश में राष्ट्र विरोधी शक्तियां एवं टूलकिट भी विद्यमान हैं। इनका कर्तव्य बनता है कि वे हमारी सरकार का विरोध ना कर हमारे साथ आएं। यूसीसी, जैसे मेरे मंत्री जी ने बोला, कि चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। आपको जहां दिक्कत दिखे आप हमको चिट्ठी लिखिए। हमारी सरकार जब से आई है, सीपी ग्राम्स पोर्टल लॉन्च हुआ, अलग अलग चीजें हुई, सबसे ज्यादा अकाउंटेबल सरकार है हमारे सामने। हम लोग तो पब्लिक में जाकर, हमारी तो संघ की, हमारे तो राष्ट्र की, हमारे पार्टी की ये विचारधारा है कि हम सोसाइटी में जाकर मिलें। तो हम तो, आप ऐसे कह नहीं सकते कि हम लोग बिजी हैं। हम आपको टाइम जरूर देंगे, लेकिन आप देश हित की बात करने आए तो सही, भड़काइए मत, लोगों को समझाइए। और यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। और आज का आपका टेक अवे राज्य मंत्रियों और सारे आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से यही बोलना चाहूंगा, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचाइए, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाइए, बीच में अपनी तुच्छ राजनीति ना लाएं। ठीक है। स्पीकर मैडम, स्पीकर मैडम,
जी I'll just take 2 seconds. Just 2 seconds. Opposition अपोजिशन पार्टी से इनने गलती से जब 4 उंगलियां बोल दी थी उस पर इतना बड़ा मतलब इतने उत्तेजित हो गए थे वो। हमने उन्होंने जब अपने देश का नाम गलत बोला, नोरा बोला नवोरा की जगह, तो हमने वो नहीं बोला। तो हम ह्यूमन एरर्स को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो मुद्दे बहुत की बात बहुत है। बढ़िया, बहुत ह्यूमन एटीट्यूड है ये, और इसको बरकरार रखिए अपनी पॉलिसीज़ में भी। और एंड विद दिस वी वुड नाउ एडजर्न द सेशन। ये इस बिल पे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हम एक संक्षिप्त अंतराल लेंगे एंड द हाउस वुड रिज्यूम एट 3:30 PM शार्प। Yes, all the participants and the dignitaries, they need to, this is the time to have lunch and have a good break. So back for all the participants, lunch is arranged.